नाइट्स और फ्रेंजी में सबसे नई फ़िल्म वेक अप डेड एक नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हो चुकी है। ये इस फ्रेंचाइज़ी की तीसरी फ़िल्म है और इन 13 फ़िल्मों में से मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है। इसके कई कारण हैं। एक तो इसकी कास्ट है, इसमें जो 11 किरदार हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगे। इसकी कहानी भी मुझे पसंद आई और इसकी राइटिंग भी। इसकी कहानी में एक अलग ही मज़ा है, ख़ासकर जब ये स्कूल के अंदर चलती है। बहुत ही असंभव जैसी एक मिस्ट्री है, जिसमें ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि मिस्टर कौन है, यहाँ तक कि उसका नाम भी किसी को नहीं पता। वेक अप डेड मैन में भी ऐसा ही एक किरदार है। फिर वो उभर कर सामने आता है और इस तरह की कुछ बातें इसमें हैं। अगर हम इसका ट्रेलर देखें तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कहानी किस दिशा में जाएगी। तो अब ये कैसे किया गया है या इसके पीछे की बातें क्या हैं, ये सब इसमें दिखाया गया है। किसी हद तक इसे इस तरह से पेश किया गया है कि हमें पूरी तरह समझ में नहीं आता। तो ये कोई बहुत तेज़ रफ्तार वाली चीज़ नहीं है। जो लोग पहले से इस तरह की फ़िल्में देख चुके हैं, वे जानते हैं। इसकी दिशा कैसी है, इसका फ़ॉर्मेट कैसा है, ये सब कुछ थोड़ा स्लो पेस में ही आगे बढ़ेगा। लेकिन जब मैं इसे देख रहा था तो मुझे लगा जैसे ग्लास ओनियन की तरह इसे थोड़ा लंबा खींचा गया है, थोड़ा उलझा दिया गया है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। इस फ़िल्म में एक अच्छा फ़्लो है। कुल मिलाकर अगर हम कोई क्लासिक फ़िल्म देखें, तो ये भी वैसी ही लगेगी। उसी तरह का अच्छा फ़्लो है और इसमें एक बेहतरीन प्रवाह है। जोश पुराण समेत इसमें आए और गए सभी किरदार बहुत शानदार हैं। सभी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। ये फ़िल्म हमें ज़्यादा उलझन में नहीं डालती, लेकिन इसके भीतर ही बहुत सारी ट्विस्टेड चीज़ें रखी गई हैं। ये सब कुछ पोस्ट के तौर पर ऐसे ही नहीं डाला गया है। ये दिखाना ज़रूरी है कि इसमें एक रहस्य है और ये सब कुछ घुमा-फिरा कर दिखाया गया है, लेकिन बिना सीधे तौर पर बताए। इसके नीचे ही ये छुपा है कि ये लोग ये टास्क कैसे करते हैं, किसने किया। ये सब अंत तक हमें ऐसे ही लगेगा और हम पूरी फ़िल्म के दौरान इसी तरह जुड़े रहेंगे। इसे बहुत एंगेजिंग तरीके से बनाया गया है। जैसा मैंने पहले कहा, कास्ट ही सबसे बड़ा एक प्लस एक पॉइंट है। इसी कास्ट की वजह से और उनकी शानदार परफ़ॉर्मेंस की वजह से, पहले ही शॉट से पता चल जाता है कि इसे क्लास के तौर पर बनाया गया है। यही रफ्तार शुरू से लेके अंत तक बनी रहती है। जैसा कि मैंने कहा, उस चर्च के अंदर एक हत्या हुई है, इसीलिए उस चर्च के आसपास कुछ लोग हैं। कुल मिला के 5-6 लोग हैं जिन्हें बस में लाया गया है। पूरी फ़िल्म इसी तरह इधर-उधर घूमती रहती है। तो उनके बीच जो रहस्य हैं और उसी चर्च में एक नया पादरी आता है, एक युवा पादरी। उस पादरी का भी एक पास्ट है। तो उसकी वो कहानी इस कहानी में कैसे जुड़ती है, यही है। मर्डर करने वाला एक ही किरदार है। तो कहानी में दिखाया गया है कि क्या इस इंसान को इस तरह बचाया जा सकता है या ब्लैंक करके उसे बचाया जा सकता है या नहीं। बाकी फ़िल्मों में अक्सर सिर्फ़ ब्लैंक करके ही किसी को अकेले किसी जगह पर आर्मी जैसा दिखाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें उससे भी ज़्यादा है। इस पिता को ही केस सुलझाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि हमें भी पता है कि इस पिता ने कुछ नहीं किया है और ब्लैंक को भी ये बात पता है। तो बुजुर्ग अकेले ये नहीं कर सकते और जब ऐसा नहीं हो सकता, तब इस एक किरदार का इस्तेमाल करके इस तरह से एक रहस्य सुलझाने का तरीका अपनाया गया है। यही इस फ़िल्म का पैटर्न है, वरना अकेले आकर डिटेक्टिव गेम खेलने जैसा कोई मामला नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि इसमें कई तरह के फ़र्क हैं। लेकिन कुल मिलाकर सब कुछ बहुत ही चालाकी से बुना गया है। मुझे बहुत पसंद आया। मुझे फ्रेंच फ़िल्मों में ही इन तीनों सीटों में से द बेस्ट जैसा लगा। ये उस नाल शॉट के वेक अप एट 1 की तरह की फ़िल्म है। उसमें से सब कुछ एक अच्छा मज़ा, एक अच्छा क्राइम ड्रामा देखने जैसा पक्का लगा। लेकिन ये कोई थ्रिलर नहीं है, ये बात साफ़ है। अगर आपने नाइट फ़िल्मों में से कोई भी नहीं देखी है, तो आप कूद कर इसमें चले जाएँगे और ये बहुत ही तेज़ रफ़्तार में आगे बढ़ती है। इसमें कोई ज़बरदस्त एक्शन या एक्शन सीन नहीं है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि ये बहुत ही स्लो पेस में आगे बढ़ती है, एक अच्छी क्लास की तरह। शुरुआत से लेकर अंत तक वही पेसिंग में कहानी को अच्छे से बुनकर खत्म करती है। एक काई शॉट का वेकअप एक शानदार फिल्म है। ड्रीड मैन भी जरूर देखना चाहिए, ये नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। मुझे लगता है कि ये इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है, जरूर देखना चाहिए। अगर आपने देखी है तो नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।